अभी हम सॉल्व करेंगे बोर्ड का पेपर फॉर द ईयर ऑफ 2024. दिस इज व्हाट वी आर सपोज टू सॉल्व. अगेन इट इज द सेम टेक्निक, सेक्शन 1 सेक्शन 2. सेक्शन 2 से चालू करते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस. द सेक्शन 2, द डिफरेंस बिटवीन फेस वैल्यू एंड द प्रेजेंट वर्थ. अभी आप लोग मुझे बताओ कि अगर मेरा प्रेजेंट वैल्यू और प्रेजेंट वर्थ और फेस वैल्यू, द डिफरेंस बिटवीन फेस वैल्यू एंड प्रेजेंट वर्थ इज कॉल्ड एज व्हाट. आपको पता होना चाहिए. व्हाट इज इट कॉल्ड अकॉर्डिंग टू यू? व्हाट इज इट कॉल्ड? द डिफरेंस बिटवीन प्रेजेंट वैल्यू, सॉरी, प्रेजेंट वर्थ एंड फेस वैल्यू इज कॉल्ड एज ट्रू डिस्काउंट. ठीक है. In an ordinary annuity, payment or receipts occur. Ordinary मतलब immediate. Immediate annuity के टाइम पे जो मेरा पेमेंट होता है या तो रिसीट होता है, it occurs at the end of each period. BYX and BXY are independent of change of origin and scale, independent of change of origin but not scale, independent of change of scale but not origin, and it is affected by change of origin and scale. अभी यहाँ पे कौन सा क्वेश्चन है? एंड अ वेरी 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 नाइस क्वेश्चन, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होने का चांस होता है. सो बोल रहे हैं BYX and BXY are independent of change of origin and scale, independent of change of origin but not scale, change of scale but not origin, affected by change of origin and scale. इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर अगर तुम देखोगे तो माय आंसर इज बी, इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन बट नॉट स्केल. इट इज इंडिपेंडेंट, चेंज ऑफ ओरिजिन से वो इंडिपेंडेंट है बट स्केल से इट इज नॉट इंडिपेंडेंट. नेक्स्ट, डॉर्बिश बाउलीज प्राइस इंडेक्स नंबर इज गिवन बाय. डॉर्बिश बाउली का प्राइस इंडेक्स नंबर इज गिवन बाय. अगर आप अच्छे से देखोगे इट इज ए, बी, सी एंड डी. स्टार्टिंग में अगर आप देखोगे तो एवरी नंबर इफ यू फील इट इज वेरी सिमिलर ओनली. अरे यार ये तो इसमें यही है, इसमें वही है, बट यू हैव टू बी वेरी केयरफुल. देखो इट इज P1Q0, इट इज P1Q0, P0Q1, P0Q0, P0Q1, P1Q1, P0Q1. अब अगर आप अच्छे से अगर देख सकते हो तो तुमको समझ आ जाना चाहिए यहाँ पे कि ये तो नहीं है. अगर कभी किसी को ऐसा लगता है ना कि मैम हमको समझ नहीं आता क्या करना है, यू हैव टू बी वेरी, इट इज वेरी सिंपल. जो मेरा न्यूमरेटर है ना उसमें हमेशा P1 ही आएगा, जो डिनोमिनेटर उसमें P0 ही आएगा. सबको याद रखना है. सो जैसे ही मैं ये बोलती हूँ तो ये तो गलत हो गया तो ये तो नहीं आने वाला है, ऑटोमेटिकली ये भी गलत हो गया तो ये भी नहीं आने वाला है, ऑटोमेटिकली ये भी गलत हो गया ये भी नहीं आने वाला है. तो कौन सा सही है? ये सही है. दिस इज नोन एज एक्सक्लूजन. तुमको अगर पता चल जाता है तो गुड, डायरेक्टली समझ आ रहा है तो ठीक है, बट नहीं समझ आ रहा है तो यू कैन गो बाय दिस मेथड. सो व्हाट इज माय आंसर? माय आंसर इज सी. Objective function of a LPP is a constraint, a function to be minimized or maximized, a relation between the decision variables or feasible region. अभी objective function of LPP होता क्या है? Is it a constraint? Is it a function which is to be maximized or minimized? Is it a relation between the decision variables or is it a feasible region? यहाँ पे अगर हम आंसर देखने जाए, let me see. A function which is to be minimized or maximized. क्यों ऐसा? कभी भी आप एलपीपी का सम देखोगे तो आपको समझ आएगा, वहां पे लिखा होगा मैक्सिमाइज एक्स या मैक्सिमाइज जेड या तो फिर मिनिमाइज जेड, ऐसा कुछ आपको दिया होगा. सो देयरफॉर वी कम टू नो फ्रॉम दैट कि ये मेरा वही फंक्शन होता है एलपीपी का. ओके. उसके बाद उन्होंने हमको बोला हुआ है टू यूज द हंगेरियन मेथड. अ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन असाइनमेंट प्रॉब्लम रिक्वायर्स. क्या होता है? इट रिक्वायर्स कन्वर्टिंग ऑल द प्रॉफिट्स टू अपॉर्चुनिटी लॉसेस. दिस इज माय आंसर. नाउ स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स. ब्रोकर इज एन एजेंट हु गिव्स अ गारंटी टू सेलर दैट द बायर्स विल पे द सेलिंग प्राइस ऑफ द गुड्स. नो, ही डज नॉट. P0Q0, P1Q1 into 100. देखते ही तुमको समझ आना चाहिए ये तो गलत है. क्यों गलत है? सबसे पहले तो एक ही समेशन है, ऐसा कुछ है ही नहीं कि जिसमें एक ही समेशन होगा. आगे कुछ भी लिखने दो, इट इज फॉल्स ओनली. इज द वैल्यू इंडेक्स नंबर बाय सिंपल एग्रीगेट मेथड? इट इज फॉल्स. The optimum value of the objective function of LPP occurs at the center of the feasible region. No, it occurs at the vertices of the feasible region. So therefore it is false.
आगे बढ़ते हैं। द बैंकर्स डिस्काउंट इज ऑलवेज हायर देन द ट्रू डिस्काउंट. द कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स number using weighted relative method is given by summation of IW upon summation of W. The time interval between starting the first job, completing the last job, including the idle time in a particular order by a given set of machines. अभी उन्होंने बोला है ये टाइम इंटरवल बिटवीन द स्टार्टिंग ऑफ द फर्स्ट जॉब, कंप्लीटिंग द लास्ट जॉब. जो फर्स्ट जॉब है और जो लास्ट जॉब है, ठीक है, जो फर्स्ट जॉब है और जो लास्ट जॉब है उसके बीच में जो भी मेरा टाइम इंटरवल है, वॉट एवर इज माई टाइम इंटरवल, वो हमको दिया कैसे जाता है, इंक्लूडिंग द आइडल टाइम इन अ पर्टिकुलर ऑर्डर इज बाय अ गिवन सेट ऑफ मशीन्स इज कॉल्ड एज, उसको क्या बोलते हैं, टोटल इलैप्स्ड टाइम, जो हमको लास्ट में मिलता है. Attempt any two of the following questions, 3 marks each. Question number 5A. First, Deepak's salary was increased from 4,000 rupees to 5,000 rupees. Sales being the same due to the reduction in the rate of commission from 3% to 2%. His income remains unchanged. Find his sales. Question क्या है? दीपक का सैलरी ना 4,000 पहले था, अभी 5,000 हो गया. उन्होंने बोला है जो सेल्स है वो तो सेम ही है. ड्यू टू द रिडक्शन इन द रेट ऑफ कमीशन, उसका जो कमीशन का रेट था वो पहले उसको 3% मिलता था, अभी उसको 2% मिल रहा है. हिज इनकम रिमेन्स अनचेंज, उसका जो इनकम था वो अनचेंज रहा है. अभी अगर तुम अच्छे से देखोगे इसमें इनकम में 2 कॉम्पोनेंट ऐड हो रहे हैं. फर्स्ट कॉम्पोनेंट इज माई सैलरी कॉम्पोनेंट, द सेकेंड कॉम्पोनेंट इज माई कमीशन कॉम्पोनेंट. सो माई इनकम हैज सैलरी प्लस द कमीशन. अभी बोल रहे हैं कि भाई तुम हमको बताओ कि उसका सेल्स कितना है. ठीक है, हम लोग अगर इसको देखने जाए ठीक है, सो हम कैसे लिखेंगे. फर्स्ट स्टेप, लेट द सेल्स मेड बाय दीपक बी रुपीज एक्स. एग्जिस्टिंग सैलरी रिसीव्ड इज 4,000 रुपीज, रेट ऑफ कमीशन इज 3%. सो देयरफॉर इनिशियल इनकम ऑफ दीपक में क्या आएगा, सैलरी भी आएगा और कमीशन भी आएगा. 4,000 उसका सैलरी है, कमीशन है 3% ऑफ एक्स, सो विच इज 3x अपॉन 100. ये हो गया मेरा फर्स्ट पार्ट. अभी सैलरी 4,000 से कितने पे आ चुकी है, 5,000 पे आ गई. तो सैलरी वॉज इंक्रीज टू 5,000 रुपीज. रेट ऑफ कमीशन 3% से कितने पे आ गया, 2% पे आ गया. तो हम यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर न्यू इनकम ऑफ दीपक कितना होता है. इट इज अगेन सैलरी प्लस कमीशन ऑन सेल्स. सैलरी क्या है 5,000, कमीशन ऑन सेल्स कितना है 2% ऑफ एक्स. So therefore 5,000 plus 2x upon 100 वो हो जाएगा मेरा सेकेंड पार्ट. क्या मेरा सेल्स चेंज हुआ है, नहीं. क्या उसका इनकम चेंज हुआ है, नहीं. तो अगर सपोजिंगली बंदा पहले भी लाख रुपया कमा रहा था, अभी भी लाख ही रुपया कमा रहा है, ये सब इतना सब होने के बाद भी उसको लाख ही मिल रहा है, ये एग्जाम्पल था. तो देयरफॉर व्हाट विल आई से कि 1 and 2 तो यार इक्वल ओनली ना, उसका इनकम कहाँ चेंज हुआ है. सो देयरफॉर इट इज गिवन दैट द इनकम ऑफ दीपक रिमेन्स अनचेंज्ड. So this is equal to this from 1 and 2. इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमको मिलेगा x का वैल्यू which is equal to 1 lakh rupees. So therefore sales made by Deepak is how much? It is 1 lakh rupees. I hope you all are very clear with this part. कोई भी डाउट डिफिकल्टी नहीं है तुमको. चलो आगे बढ़ते हैं. हमको यहाँ पे बोला हुआ है फॉर अ बाइवेरिएट डेटा द रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ y on x is 0.4. रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ y on x is 0.4. 5A उसका सेकेंड. सो क्वेश्चन 5A क्या बोला है, रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ y on x is 0.4. सो आई विल बी सेइंग by(x) is equal to 0.4. आगे उन्होंने हमको बोला हुआ है रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ x on y is 0.9. सो bxy is 0.9. Find value of variance of y if variance of x is 9. Variance of x is equal to 9. So therefore I can say therefore standard deviation of x का square is 9. So therefore standard deviation of x is equal to root of 9 which is equal to 3. Mind you standard deviation कभी negative नहीं हो सकता है, it is positive only. आगे हमको क्या बोला है उन्होंने, क्या फाइंड करना है, find the variance of y.
इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ये मुझे पता नहीं है। अभी हम इसको पता कैसे करेंगे, कैसे हम इसको फाइंड कर सकते हैं कि भाई इसका आंसर क्या रहेगा। What will I do? I will say over here byx is equal to r into standard deviation of y upon standard deviation of x. क्या हम इसको x से लेके सॉल्व कर सकते हैं? दैट इज bxy is equal to, yes of course you can. बट मैम यहाँ पे तो दो वैल्यूज मिसिंग है, हमको r की वैल्यू भी तो नहीं पता है। तो पहला स्टेप क्या होगा तुम्हारा, हमको r ढूंढना पड़ेगा। तो सबसे पहले आई विल बी राइटिंग r इज इक्वल टू प्लस और माइनस अंडर रूट ऑफ byx इंटू bxy। ठीक है, अभी byx क्या है 0.4 और ये है 0.9 इज इक्वल टू प्लस और माइनस, डायरेक्टली आता है तो डायरेक्टली, नहीं आता है देयर आर सम पीपल जिसको डायरेक्टली नहीं आता है, तो यू कैन डू लाइक दिस 36 अपॉन 100 which is equal to 6 upon 10 which is equal to 0.6. You have to write it over here. Since byx and bxy are positive, thus r is also positive. So therefore r की वैल्यू मेरे को क्या मिलती है, r is equal to 0.6. ठीक है, अभी क्या हम फॉर्मूला यूज कर सकते हो, byx is equal to r multiplied by standard deviation of y upon standard deviation of x. अभी byx का आंसर क्या है मेरे पास 0.4. 0.4 is equal to r is what 0.6 into what is standard deviation of y, standard deviation of y नहीं पता है, x is 3. सॉल्व करते हैं, so therefore 0.4 multiplied by 3 upon 0.6 is equal to standard deviation of y. 3 ones are 0.2. Therefore 0.4 upon 0.2 is equal to standard deviation of y. 1s are 2s are. So therefore standard deviation of y कितना आता है 2. क्या हमको standard deviation पूछा है? नहीं, क्या पूछा है? variance. So variance of y is equal to standard deviation of y का square which is 2 का square which is equal to 4. Okay, I hope सबको क्लियर हुआ है कि हमने कैसे सम को सॉल्व किया है। ठीक है, चलो लेट्स गो टू द नेक्स्ट पार्ट. व्हाट इज द नेक्स्ट पार्ट? ओके, वेरी नाइस क्वेश्चन. दैट फॉलोइंग टेबल शोज द इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन for the period from 1976 to 1985 using the year 1976 as the base year. Okay, obtain the trend values for the following data using four yearly centered moving averages. हमको इसका आंसर ढूंढना है. 4 ईयरली जब भी आता है तभी यू हैव टू बी एक्स्ट्रा कॉशियस, क्योंकि यहाँ पे लाइंस, मेरे जो लाइंस होते हैं वो मेरे बढ़ जाते हैं. So year is what 1976 से लेके 1985. So यहाँ पे this is the third question. Year ऊपर ही लिखती हूँ मैं. 1976, 1977, 1978, 1979. 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985. अभी आगे हमको क्या बोला हुआ है? इंडेक्स. हमारे पास इंडेक्स है 0233. सो दिस इज माय इंडेक्स 0233 24 5 6 7 10 24 5 6 7 10. ठीक है, अभी हमको क्या करना है यहाँ पे? द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, इट इज 4 ईयरली मूविंग टोटल. सो आई विल बी राइटिंग ओवर योर 4 ईयरली मूविंग टोटल. क्या सिखाया मैंने तुमको पता चल चुका रहेगा फ्रॉम द प्रीवियस वीडियो एज वेल.
जो भी नंबर है उसको डिवाइड बाय 2 करो, कितना आ रहा है 2। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे आपको ऐसे 2 लाइंस छोड़ देने हैं, 2 लाइंस आपको छोड़ देने हैं। ओके, देयर इज दिस वन थिंग, आई हैव टू ड्रॉ इट अगेन, सॉरी, जस्ट गिव मी सम टाइम। योर, मैं वापस क्यों ड्रॉ कर रही हूँ तुमको समझाती हूँ। 1977, 1978, 1979, 1980, 81, 1982, 1983, 1984, 1985। उसके बाद है इंडेक्स, इंडेक्स 0, 2, 3, 3, 2, 4, 5, 6, 7 एंड 10। उसके बाद आएगा 4 ईयरली मूविंग टोटल। अगर आपने अभी देखा रहेगा तो तुमको समझ आ गया रहेगा, मैंने यहाँ पे लाइन छोड़ा है। मैम क्यों लाइन क्यों छोड़ा आपने? जब भी मेरे पास इवन नंबर होता है ना तभी लीव अ लाइन। ओके, अभी क्यों, मेरे पास जो नंबर है दैट इज 4/2 किया तो आंसर क्या आया, 2 आया। सो बेसिकली मैं यहाँ पे ऐसे 2 को तो छोड़ने ही वाली हूँ, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। बट व्हाट एम आई गोइंग टू डू, यहाँ पे मेरा जो आंसर आएगा ना वो आई एम सपोज टू राइट इट इन द मिडिल। क्यों? क्योंकि दिस इज एन इवन नंबर। वो जो ऑड नंबर था 5/2 करोगे तो 2.5 आता है, तो एग्जैक्टली 2 लाइन छोड़ के तीसरे लाइन से चालू कर सकते हो। दिस इज एन इवन नंबर। सो आप क्या करोगे, ऊपर 2 डैश और आप बीच में लिखोगे। ठीक है, आपको याद रखना है 4 ईयरली में आपको कहाँ लिखना है, बीच में लिखना है। 5 ईयरली जब भी ऑड नंबर होता है, 5 ईयरली, 3 ईयरली, तभी आप क्या करोगे, एग्जैक्टली सेम लाइन पे लिखोगे। ठीक है, अभी यहाँ पे आप 4 ईयरली का टोटल करोगे तो ये सब 4 को आप टोटल करोगे तो तुम्हारा आंसर आएगा 8। तो हम यहाँ पे कहाँ पे लिखेंगे, इधर लिखेंगे 8। ठीक है, उसके बाद सो ऑन एंड सो फोर्थ, इसको कैंसिल किया, यहाँ पे अगर हमने लिखा तो फिर इसका टोटल क्या आएगा, इट इज 10। आपको बस बीच में लिखते जाना है। फोर ईयरली मूविंग टोटल के बाद हमारा नेक्स्ट कॉलम आएगा 4 ईयरली मूविंग एवरेज। इसका आपको एवरेज निकालना है अगेन, तो डिवाइड बाय 4 करोगे 2, this is the average which we have got, that is 2, 2.5, 3, 3.5, 4.25, 5.5 and 7.5। ये हो जाने के बाद अभी हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, आई वुड बी राइटिंग 2 यूनिट मूविंग टोटल। कैसे लिखना है 2 यूनिट मूविंग टोटल, अगर आप अच्छे से देखोगे 2 यूनिट मूविंग टोटल का मतलब क्या होता है, ये दोनों को आपको ऐड करना है और जो आंसर मिला वो इसके बीच में लिखना है, 2 और 2.5 के बीच में लिखना है यहाँ। ठीक है, थर्टी। चलो, और यहाँ पे आएगा, अभी हम क्या लिखेंगे, हमारा क्या कॉलम का नाम क्या रहेगा, उन्होंने क्या पूछा है, 4 ईयरली सेंटर्ड मूविंग एवरेज, तो वही हमारा यहाँ पे कॉलम का नाम रहेगा, विच इज 4 ईयरली सेंटर्ड मूविंग एवरेज। एक्सक्यूज मी फॉर द स्पेस, क्योंकि थोड़ा स्पेस में देयर इज अ प्रॉब्लम, बट ठीक है, इट्स ओके। इसको क्या करोगे आप, इसको आप डिवाइड बाय 2 कर दो, हर एक वैल्यू को आपको डिवाइड बाय 2 करना है, तो आपको आंसर मिलते जाएगा।
एंड दिस इज डन. दिस इज हाउ योर सम इज टू बी डन. आई होप सबको ये समझ गया है कि हमने क्या किया और हमने कैसे किया, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है. चलो अभी हम जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे. अगेन दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ इंडेक्स नंबर्स. इफ फॉर द फॉलोइंग डेटा वॉल्ज प्राइस इंडेक्स नंबर्स इज 150, फाइंड एक्स. हमको यहाँ पे वॉल्ज का प्राइस इंडेक्स नंबर दे दिया है विच इज 150. हमको एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है. वॉल्ज प्राइस इंडेक्स नंबर इज 50. वॉल्ज का फॉर्मूला क्या है? तो इट इज समेशन ऑफ P1 अंडर रूट ऑफ Q0 Q1 अपॉन समेशन ऑफ P0 अंडर रूट ऑफ Q0 Q1 मल्टीप्लाइड बाय 100. दिस इज वॉल्ज का फॉर्मूला. यही फॉर्मूला से हमको आगे का सम सॉल्व करना. चलो स्टार्ट करते हैं. यहाँ पे 28 कैसा है? I'm so sorry for the last question. यहाँ पे this is not 23, this is 28. So this will become 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12.5. 6.2. ओके, अभी हम आगे बढ़ेंगे, वॉल्स पे जाएंगे. हमको दिया हुआ है कमोडिटी ABCD. हमको बेस ईयर दिया हुआ है P0 Q0. सारे वैल्यूज लिखे. करंट ईयर दिया हुआ है. हमको Q0 Q1 फाइंड करना है. क्यों? उसका रूट निकालना है इसके लिए. तो Q0 Q1 फाइंड किया, उसका रूट निकाला. उसके बाद हमने कॉलम बनाया है P1 Q0 Q1, मतलब P1 का कॉलम और इस दोनों को कॉलम, इस कॉलम को हमने मल्टीप्लाई किया. और एक कॉलम बनेगा P0 अंडर रूट ऑफ Q0 Q1. आप P0 ले लो और Q0 Q1 अंडर रूट वाले के साथ आप मल्टीप्लाई करो. तो P0 इज 5 इंटू 3 इट इज 15, 6 इंटू एक्स इज 6x, 15 इंटू 5 75, 10 4 जा 40. इसको अगर हम टोटल मारते हैं, तो आप अगर टोटल मारते हो तो तुम्हारा आंसर होगा 6x प्लस 130. जो है वो मैंने यहाँ पे लिख दिया. आई जस्ट सब्सटीट्यूटेड द वैल्यूज. यहाँ पे सब्सटीट्यूट किया. 6 ये 150 है, 150 वहां पे चला गया तो वो नीचे आ जाएगा. एज यू कैन सी, once it is down I will get x is equal to 16.67. sum is very simple for Walsh, but you have to remember कि क्या करना है क्या नहीं करना है. ठीक है, चलो नेक्स्ट सम पे जाते हैं. नेक्स्ट सम में छोटा सा चेंज है. इंस्टेड ऑफ 10 it is 16 over here. A toy manufacturing company produces 5 types of toys. Each toy has to go through these 3 machines, which is ABC in the order of ABC. The time required in hours for each process is given in the following table. हमको दिया हुआ है A 1 2 3 4 5. Now you have to understand and you have to see this one thing कि जब भी तुम्हारे पास ऐसा 3 मशीन का प्रॉब्लम आता है, there are conditions which you need to fulfill. फर्स्ट कंडीशन क्या बोलता है? either it is an either or condition. या तो एक ये कंडीशन फुलफिल करो या तो वो कंडीशन फुलफिल करो. Now what is the first condition which it states? It states like this. फर्स्ट कंडीशन हमको ऐसा बोलता है कि मिनिमम वैल्यू ऑफ मशीन A has to be greater than or equal to maximum value of machine B, या तो फिर minimum value of machine C has to be greater than or equal to maximum value of machine B. ये दोनों में से एक कंडीशन फुलफिल करना जरूरी है. जरूरी नहीं दोनों का दोनों कंडीशन फुलफिल करो. ओनली वन कंडीशन यू आर सपोज टू फुलफिल. सो उन्होंने हमको क्वेश्चन में क्या दिया? अभी आप मिनिमम वैल्यू ऑफ मशीन A ढूंढो. तो मिनिमम वैल्यू क्या है? 12. मैक्सिमम ऑफ मशीन B ढूंढो. क्या है? 12. सो ये फर्स्ट कंडीशन फुलफिल हो रहा है. ये भी 12 है. इट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 12. ग्रेटर देन नहीं है, इक्वल टू तो है ना. सो देयरफॉर दिस कंडीशन इज फुलफिल्ड. सिंस ये कंडीशन फुलफिल्ड है, वी कैन प्रोसीड विद आवर सम. नाउ हाउ डू वी प्रोसीड विद आवर सम? सो वी ऐड. हाउ डू वी ऐड? आपको ये दोनों को ऐड करना है. देखो, सिंस मिनिमम ऑफ A इज ग्रेटर देन और इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ B,
Problem can be converted into two machine problem, G and H, the fictitious machine such that G is A plus B, H is B plus C. Then the problem can be written as G का आंसर आएगा 16 plus 10 which is 26, 20 plus 12 which is 32, so on and so forth. आप देखोगे तो G का आंसर है, आप मशीन A के वैल्यूज और B के वैल्यूज को ऐड करोगे. मशीन H का आंसर है, आप मशीन B और C का वैल्यूज को ऐड करोगे. वंस ये हो जाता है उसके बाद आपको यहाँ पे आंसर मिलेगा. अभी क्या करना है, आपको सीक्वेंस बनाना है. अभी देखो सीक्वेंस बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है. कैसे बनाना है आपको ये सीक्वेंस? सबसे पहले आपको देखना है कि यहाँ पे छोटा वैल्यू कौन सा है. ये पूरा आपको जो टेबल दिख रहा है उसमें ओवर हियर द स्मॉलेस्ट वैल्यू इज व्हाट 16. वो ऊपर की साइड पे है या नीचे की साइड पे है? वो ऊपर की साइड पे है. जैसे वो ऊपर की साइड पे है तो आप क्या करोगे, आप सीक्वेंस बनाना जब भी चालू करोगे तो आप यहाँ पे लिखोगे ऑप्टिमल सीक्वेंस. मैंने यहाँ पे लिखा क्योंकि वो ऊपर की साइड पे है तो मैंने पहले 3 लिखा. सबसे छोटा नंबर सिलेक्ट करना है, ऊपर है या नीचे वो देखना है. ऊपर है तो आप उसको आगे से लिखोगे एंड वो सीक्वेंस को डिलीट कर दोगे पेंसिल से, नॉट विद पेन. उसके बाद दूसरा छोटा नंबर कौन सा है? 18 18 18. ठीक है, मेरा ऐसा मानना है और मैं ऐसा फॉलो करती हूँ कि जो 18 है वो नीचे है, उसके साथ सबसे छोटा नंबर मैं सिलेक्ट करती हूँ. पहले तो वो नीचे है तो मैं पीछे से लिखूंगी. छोटा नंबर 4 है तो मैं यहाँ पे 4 लिखूंगी. उसके बाद मैं 1 लिखूंगी, उसके बाद मैं 5 लिखूंगी और उसके बाद मैं 2 लिखूंगी. तो 3 2 5 1 4. दिस इज व्हाट आई वुड बी यूजिंग. इट इज 3 2 5 1 4. सो दिस इज दिस फर्स्ट सीक्वेंस. मैम ये बाकी सीक्वेंस क्या है? ये बाकी सीक्वेंस ऐसा है कि ये सीक्वेंस भी आप बना सकते हो. क्या ये लिखना जरूरी है? हाँ, यू हैव टू राइट इट. जितना सीक्वेंस आप बना सकते हो वो सब सीक्वेंस आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा. ठीक है, फॉलो भले कोई भी एक करो बट लिखना सब पड़ेगा. यहाँ पे 3 2 5 1 4 हम लोग फर्स्ट सीक्वेंस फॉलो करेंगे. अगर 3 2 उन्होंने फर्स्ट सीक्वेंस फॉलो नहीं किया, उन्होंने 3 2 5 4 1 सीक्वेंस फॉलो किया, इट्स ओके. यहाँ पे मशीन A 0 है. मशीन आप देखो मशीन A 12 कहाँ से आया? अगर आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे I'll show you the question. यहाँ पे मशीन A टाइप 3 तो 0 है. उसके बाद मैंने 12 लिखा है. क्यों 12? क्योंकि यहाँ पे 12 है तो प्लस कर दिया. उसके बाद ये जो था वो यहाँ पे लिखा 12 प्लस, आपको 2 पे जाना है तो 2 पे क्या है 20. तो आप 12 प्लस 20 करोगे तो आपको क्या मिला 32. 32 यहाँ पे लिखा. उसके बाद 32 में आप ऐड करोगे, जो एडिशन है वो है 5 का. सो आप यहाँ पे लिखोगे 22. तो मैंने यहाँ पे 22 ऐड किया तो 54 मिला, सो ऑन एंड सो फोर्थ. आपको याद रखना है ये जो आउट हो रहा है वही इसका इन हो जाएगा. तो यहाँ पे 32 हो जाएगा. ठीक है, अरे आई एम सो सॉरी, ऊपर वाले का बात कर रही थी मैं. यहाँ पे जो 12 है वो यहाँ पे चला जाएगा, यहाँ पे जो 16 है वो यहाँ पे चला जाएगा. सेम आपको प्रोसेस फॉलो करना है मशीन बी के लिए. मशीन बी का आपको थर्ड पार्ट देखना है. मशीन बी का थर्ड पार्ट द आंसर इज 4. तो आप यहाँ पे 4 को ऐड करोगे. सो 16 अगर आप देखोगे तो 16 प्लस 4 20 होता है, पर आपको कैलकुलेट करना है यहाँ पे. ठीक है, यहाँ पे मशीन बी है. मशीन बी में थर्ड सेक्शन अगर मैंने देखा, मशीन बी का थर्ड सेक्शन इट इज 4. सो 12 प्लस 4 मैंने क्या लिखा 16 आया. 16 और 32 में आपको चेक करना है कौन बड़ा है. 16 और 32 में कौन बड़ा है? 32 बड़ा है. तो आप 32 लिखोगे. उसके बाद मशीन बी का सेकेंड पार्ट, तो मशीन बी का सेकेंड पार्ट इज 12. सो 32 प्लस 12 विल गिव यू 44. 44 एंड 54 में चेक करो, 54 इज ग्रेटर. मशीन बी का फिफ्थ पार्ट देखो, सो इट इज 8. सो आप यहाँ पे लिखोगे 54 प्लस 8 इज 62. 62 68, 68 इज ग्रेटर. मशीन बी का फोर्थ पार्ट आप देखो, इट इज 6. 6 को ऐड करो तो 74. 74 84 में 84 इज ग्रेटर. मशीन बी का फर्स्ट पार्ट आप देखो, इट इज 10. सो आप यहाँ पे 10 को ऐड करो. सेम गोज विद मशीन सी. अभी यहाँ पे आपको जो लास्ट में मिला वो हो जाता है मेरा टोटल elapsed टाइम. आइडल टाइम फॉर मशीन ए क्या होता है? तो 102 माइनस 84, ये दोनों को माइनस कर दो. आइडल टाइम फॉर मशीन बी क्या है? ये सब नहीं समझ रहे तो इट्स ओके. आप क्या लिखोगे? मशीन बी का 102 है.
मशीन बी पे जाओ और ये सारे आपको वैल्यूज दिख रहे हैं ना, वो सबको ऐड कर दो. So 10 plus 12 is 22, 22 plus 4 is 26, 26 plus 6 is 32, 32 plus 8 is 40. तो यहाँ पे ऐड किया और उसको माइनस करो 102 में से, आंसर आएगा 62. सेम गोज फॉर दिस सेक्शन फॉर मशीन सी. मशीन सी में भी ये सब को आपको ऐड करना है. सो 8 प्लस 18 अगर आप देखोगे, 26 प्लस 16 आप देखोगे तो 42, 42 प्लस 12 तो इट बिकम्स 54, 54 प्लस 10 है 64. तो हमारे पास आंसर आएगा 38 आवर्स. आई होप दिस इज वेरी क्लियर. किसी को कोई भी डाउट डिफिकल्टी प्रॉब्लम नहीं है. चलो थर्ड क्वेश्चन. Random variable x has the following probability distribution, exactly same sum like to paper of 2023. This is exactly cut copy paste, exactly like this. यहाँ पे since it is a probability distribution therefore मैंने 1 लिखा, सब probabilities को मैंने ऐड कर दिया is equal to 1 लिखा, उसको सॉल्व किया तो मुझे k का आंसर क्या मिला 1/10 एंड -1. क्या k नेगेटिव हो सकता है? नहीं, तो 1/10 इज माई आंसर. हमको पूछा है फाइंड p ऑफ x लेस देन 3. लेस देन 3 में क्या क्या आता है? तो इट इज 1 एंड 2 कंबाइन, तो k प्लस 2k. सो हमारे पास आंसर आएगा 3k. k की जगह पे आप डालोगे 1/10. ये वाला उन्होंने गलती से दे दिया है, यू नॉट सपोज टू फाइंड दिस. ये नहीं आपको फाइंड करना है. p ऑफ x इज ग्रेटर देन 6. ग्रेटर देन 6 मतलब क्या आता है? इट इज ओनली 7. 7k स्क्वायर प्लस 7, 7k स्क्वायर प्लस k ऐड करोगे तुमको आंसर आएगा 17/100. आई होप सबको समझ आया है कि हमने क्या किया है. अगेन दिस इज गिवन बाय मिस्टेक, ये भी नहीं है. ठीक है, चल द नेक्स्ट पार्ट which is question number 6a. The building is insured for 75% of its value. Annual premium is at 0.70%, amounts to 2625. The building is damaged. Damaged मतलब बच्चे लोग क्या आने वाला है? Loss आने वाला है. To the extent of 60% due to fire, how much can be claimed under the policy? Claim का formula, what is the formula for claim? Claim is equal to policy value upon property value multiplied by 100. The building is insured for 75% of its value. Premium का amount हमको दिया हुआ है. How are we supposed to solve? क्योंकि प्रॉपर्टी वैल्यू हमारे पास है नहीं तो हमने उसको x ले लिया. बिल्डिंग को इंश्योर किया है कितना परसेंट के लिए? 75% के लिए. पॉलिसी वैल्यू इज व्हाट? 75% ऑफ x. तो व्हाट इज इट? दैट इज 3x/4. क्या बोला है उन्होंने? एनुअल प्रीमियम इज 2625 एट 0.7%. मैम ये 0.7% किधर से आया? ये रहा ना 0.7%. इट अमाउंट्स टू रुपीज 2625. सो 2625 एनुअल प्रीमियम है 0.7%. प्रीमियम हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? इट इज 0.7% ऑफ पॉलिसी वैल्यू. 0.7% मल्टीप्लाइड बाय 3x/4. इसको हम जब भी कैलकुलेट करेंगे मुझे x की वैल्यू मिलेगी विच इज 5 लाख रुपीज. x का मतलब क्या है? मेरा है प्रॉपर्टी वैल्यू. x का मतलब क्या है? मेरा प्रॉपर्टी वैल्यू. प्रॉपर्टी वैल्यू ऑफ द बिल्डिंग इज 5 लाख रुपीज. अभी पॉलिसी वैल्यू हम ढूंढ सकते हैं कैसे? ये रहा पॉलिसी वैल्यू 3x/4. तो पॉलिसी वैल्यू मेरे को मिलेगा 3,75,000. आगे उन्होंने बोला है फायर डैमेज द बिल्डिंग टू द एक्सटेंट ऑफ 60%. 60% किसका? प्रॉपर्टी वैल्यू का. तो प्रॉपर्टी वैल्यू 5 लाख है, उसका 60% डैमेज हो गया. तो बच्चे लोग कितना डैमेज हुआ है? 3 लाख. क्या वो हमारा लॉस है? ऑफकोर्स वो लॉस है. क्लेम इज इक्वल टू पॉलिसी अपॉन प्रॉपर्टी इंटू लॉस. 375/5 लाख इंटू लॉस इज 3 लाख. कैलकुलेट करोगे तो तुमको कितना मिलेगा? 2,25,000. दिस इज व्हाट वी कैन क्लेम अंडर द पॉलिसी. समझ गया है सबको? कोई भी डाउट डिफिकल्टी प्रॉब्लम? चलो नेक्स्ट हम पे जाएंगे. 3 new machines M1, M2, M3 are to be installed in a machine shop. There are 4 vacant places. Due to the limited space, machine M2 cannot be placed. The cost matrix are as follows. Cost है minimum. Very simple. Determine optimum assignment schedule and find the minimum cost. Place दिया हुआ है, machine दिया हुआ है. Now वेरी केयरफुल यू हैव टू लुक. मेरे पास कितने हैं यहाँ पे? अगर तुम देखोगे कॉलम्स तो 4. मेरे पास कितने हैं यहाँ पे रोज? तुम देखोगे तो 3. 3 रोज एंड 4 कॉलम्स. देयरफॉर अभी हम क्या करेंगे? इसको
यहाँ पे हमको एक डमी कॉलम ऐड करना पड़ेगा. सो M4 हमको ऐड करना पड़ेगा विथ ऑल इट्स वैल्यूज एज 0. यहाँ पे देखो, दिस इज एन अनबैलेंस्ड प्रॉब्लम, हेंस इंट्रोड्यूसिंग अ डमी रो. हमको रो ऐड करना पड़ेगा. मशीन M4 विथ 0 कॉस्ट. मशीन M2 कैनॉट बी प्लेस्ड एट B. मशीन M2 है वो B में प्लेस नहीं हो सकता है. वेरी हाई कॉस्ट दैट इज इन्फिनिटी इज असाइन टू द एलिमेंट. चालू करते हैं. स्टेप 1 क्या हो जाएगा, यहाँ पे स्मॉलेस्ट एलिमेंट जो आपको दिख रहा है हर एक रो का, उसको आपको सब्ट्रैक्ट करना है. सो ये 10 है. मैम इन्फिनिटी में कोई असर होगा क्या? कुछ असर नहीं होगा. इन्फिनिटी की जगह पे कुछ और ले सकते. मैम 0 ले सकते हैं क्या? नहीं नहीं नहीं, 0 तो बिल्कुल भी नहीं लेना है, कुछ और भी नहीं लेना है. या तो उसको खाली छोड़ दो या तो फिर इन्फिनिटी लिखो. दैट्स इट. ठीक है. सबसे छोटा वैल्यू यहाँ पे क्या है, तो इट इज 13, यहाँ पे इट इज 5, यहाँ पे इट इज 0, यहाँ पे इट इज 10. हर एक को आप माइनस करो तो आपको पता चलेगा 13 माइनस 10 3, 10 माइनस 10 0, 12 minus 10 2, 11 minus 10 1, so on and so forth. 15 minus 13 2, infinity. 13 minus 13 and 20 minus 13 is 7. 5 minus 5 0, 7 minus 5 2, 10 minus 5 5, 6 minus 5 1. नीचे का तो जैसा है वैसा ही रहेगा. अभी क्या करना है मैम? अभी रो मिनिमाइजेशन तो हो गया, अभी हम कॉलम मिनिमाइजेशन करते हैं. कॉलम कैसे मिनिमाइज करोगे? तो आपको हर एक कॉलम में जाना है, हर एक कॉलम का सबसे छोटा एलिमेंट उठाना है और उसको हर एक कॉलम के वैल्यूज में से सबट्रैक्ट करना है, जस्ट लाइक रो. बट यहाँ पे आप देखो हर एक कॉलम में ऑटोमेटिकली 0 तो दिया हुआ ही है. तो मैम क्या करे अभी? क्या वापस बनाने की जरूरत है? नहीं बच्चे, कुछ वापस बनाने की जरूरत नहीं है. कॉलम मिनिमाइजेशन, देयरफॉर each column contains element 0. कॉलम मिनिमाइजेशन विल गिव अस द सेम मैट्रिक्स. सेम ही देने वाले. मैम नेक्स्ट स्टेप पे स्किप कर सकते, क्या कर सकते हो? ड्राइंग ऑफ लाइंस. लाइंस ड्रॉ कर लेते हैं. ड्राइंग ऑफ लाइन से हमको सारे जीरोस को कवर करना है. मैम कैसे कवर करेंगे? तो देखो, एक ये लाइन हो गया, दूसरा ये लाइन हो गया, तीसरा ये लाइन हो गया, चौथा ये लाइन हो गया. 4 लाइंस. नंबर ऑफ लाइंस ड्रॉन विच इज 4 इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स विच इज 4. देयरफॉर ऑप्टिमल असाइनमेंट अभी हम कर सकते हैं. अभी आराम से हम असाइनमेंट कर सकते हैं. कैसे करेंगे हम असाइनमेंट? तो फिर बच्चे लोग यहाँ पे कैसे करना है आपको असाइनमेंट? सबसे पहले तो जो 0 मिला उसको डब्बे में डालो, वही कॉलम और रो में जो 0 है उसको कट कर दो. सेकंड वाले 0 को डब्बे में डालो, वही कॉलम और रो को कट करो. थर्ड वाले को डब्बे में डालो, इसको कट किया. लास्ट वाला तो वैसे भी इंपॉर्टेंट नहीं है. M1 को B जाएगा, M2 को C जाएगा, M3 को A जाएगा. मैम ये कॉस्ट कहाँ से आया? आपको ओरिजिनल नंबर देखना है. सो क्या है, M1 को B गया है तो M1 को B मतलब 10, M2 को C उसका मतलब होता है 13 और M3 को A मतलब 5. ऐड करोगे तो तुम्हारा आंसर आएगा 28. 1000 क्यों लिखा है? क्योंकि यहाँ पे बच्चे लोग उन्होंने दिया हुआ है, इट इज इन 100 रुपीज. अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे 100 दिया हुआ है, उन्होंने 1000 लिख दिया है. सो आपको यहाँ पे अगर 100 दिया है तो आप 100 लिखोगे, 1000 दिया है तो आप 1000 लिखोगे. चल, द थर्ड सम बोला है द एग्स आर ड्रॉन सक्सेसफुली विथ रिप्लेसमेंट फ्रॉम अ लॉट कंटेनिंग 10% डिफेक्टिव eggs. Find the probability that there is at least one defective egg in a lot of 10 eggs. उन्होंने बोला है कि एग को ड्रॉ किया गया है विथ रिप्लेसमेंट फ्रॉम अ लॉट कंटेनिंग 10% डिफेक्टिव. हमारे पास डिफेक्टिव एग्स 10% के हैं. तो लेट एक्स डिनोट द नंबर ऑफ डिफेक्टिव एग्स इन 10 eggs drawn. Drawing is done with replacement. The trials are Bernoulli trials. Bernoulli का मेन जो कंपोनेंट है वो वही तो है कि यहाँ पे जो ट्रायल हो रहा है रिप्लेसमेंट में हो रहा है. Therefore this is what? This is a Bernoulli trial. Probability of success is 1/10. उन्होंने हमको क्या बोला है? हमारे पास कितने हैं? The eggs are drawn successfully with replacement from a lot of 10% defective. Find the probability that there is at least one defective egg. डिफेक्टिव एग मिलना वो मेरी प्रोबेबिलिटी है, वो मेरी सक्सेस है. सो डिफेक्टिव एग मिलना वो मेरा सक्सेस है. तो यहाँ पे कितना परसेंट डिफेक्टिव एग्स है? 10%. तो 10% मतलब क्या होता है? 10/100 which is what? 1/10. So therefore this becomes my P. Q 1 minus P which is 1 minus 1/10 which is 9/10. अभी हम लिखेंगे x follows binomial distribution with the parameters of n and p.
हम यहाँ पे पैरामीटर लिख देंगे, फॉर्मूला लिखेंगे हम लोग। हमको क्या पूछा है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट देयर इज एटलीस्ट वन डिफेक्टिव एग। एटलीस्ट वन का मतलब क्या होता है, ग्रेटर देन और इक्वल टू। अभी आपको याद रखना है, ग्रेटर देन और इक्वल टू मतलब क्या होगा, हम कितना आगे जाएंगे, 2 3 4 5, वेरी मच इम्पॉसिबल टू सॉल्व इट ऑल्सो, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, इसका रिवर्स जाते हैं। तो हम क्या करते हैं, ये ग्रेटर देन इक्वल टू है तो हम 1 माइनस लेस देन के वैल्यू सारे माइनस कर देते हैं। देखो 1 माइनस एक्स इज लेस देन 1। अगेन जब भी आपको ग्रेटर देन इक्वल टू है, स्पेशली इन बाइनोमियल, आप कहीं पे भी अप्लाई कर सकते हो, बट बाइनोमियल में नंबर्स बड़े होते हैं, तो आप क्या करोगे, रिवर्स जाओगे। क्या बोला है, इट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, तो आप 1 माइनस लेस देन कर दोगे, एक्स इज लेस देन 1। एक्स इज लेस देन 1 का मतलब क्या होता है, इट इज ओनली 0। सो 1 माइनस पी ऑफ एक्स इज 0। हमारे पास यहाँ पे सारे फॉर्मूला के हिसाब से सब वैल्यूज है। n इज 10, x इज 0, p इज 1/10 रेज टू x, यहाँ पे 10 माइनस 0। आपका आंसर आएगा 1 माइनस 9/10 रेज टू 10। इसको सॉल्व करने मत जाओ, छोड़ दो इसको ऐसे, ठीक है। सॉल्व करने जाओगे तो रात हो जाएगी। चलो, attempt any one. The following table shows all the infant mortality rate for the year 1980-2010. Fit a trend line using the method of least squares. कौन सा मेथड, लीस्ट स्क्वायर्स। सो हम लिखेंगे लेट yt is equal to a plus bu be the trend equation where a and b contains where a and b are the constants obtained by solving the normal equations. हमारे पास n इज इक्वल टू 7 है। क्यों बच्चे लोग, 1 2 3 4 5 6 7, देखो 7 है। और इंटरवल h इज इक्वल टू 5 है। इंटरवल h मतलब देखो ये दोनों के बीच का फर्क कितना है, 5, ये दोनों के बीच का फर्क है 5। सो देयरफॉर माय इंटरवल इज 5। मिडल ईयर इज 1995। हमारा मिडल ईयर कौन सा है, तो मेरा मिडल ईयर है 1995। यहाँ ऑड है नसीब से। So since it is odd, mu is equal to t minus middle year upon the interval. तो t minus 1995 upon the interval is 5. अभी आपको ये solve करना है। t 1980 1985 वो सब लिखोगे। यहाँ पे y की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 10 7। दिस इज फ्रॉम द क्वेश्चन। u is equal to t minus 1995 upon 5। पहला अगर मैं करके दूं तो इज इक्वल टू t मतलब 1980 माइनस 1995 अपॉन 5। क्या है आंसर, -15 अपॉन 5 विच इज -3। देखो दूसरा अगर हम करने जाए तो 1980 की जगह पे 1985 माइनस 1995 अपॉन 5 -10 अपॉन 5 विच इज -2, सो ऑन एंड सो फोर्थ। आपको आंसर आएगा 0। उसके बाद आपको करना है म्यू स्क्वायर। सो -3 का स्क्वायर, -2 का स्क्वायर, -1 का स्क्वायर, सो ऑन एंड सो फोर्थ। ये हो जाने के बाद आपको करना है म्यू इंटू वाई। आप ये करोगे और आप इसको मल्टीप्लाई करोगे। 10 इंटू -3 -30, 7 इंटू -2 -14, 5 इंटू -1 -5, 4 इंटू 0 0, ठीक है। अभी ये जो लास्ट कॉलम है ना, यू आर नॉट सपोज टू फाइंड, इट्स ओके, यू हैव टू नॉट फाइंड द लास्ट कॉलम। आपको नहीं फाइंड करना, यहाँ पे दिया है पर नहीं, आपको फाइंड नहीं करना। मैम हमको मार्क्स मिलेगा क्या, 100% बच्चे लोग मिलेगा। रिवीजन लेक्चर में मैं अगर आपको बोल रही हूँ कि मार्क्स मिलेगा, सो डेफिनेटली देयर इज समथिंग विच आई हैव सीन, राइट। आपको लास्ट कॉलम नहीं बनाना है, बिकॉज इट इज नॉट सेड कि आपको ये सब बनाना है, ठीक है। फुल मार्क्स मिलेगा मैम, एक भी मार्क तुम्हारा कटेगा नहीं, नहीं बनाना है आपको लास्ट कॉलम। वंस दिस इज डन, अभी हमको टेबल से क्या मिला है, n इज इक्वल टू 7, समेशन ऑफ y इज इक्वल टू 30, समेशन ऑफ म्यू इज इक्वल टू 0, म्यू स्क्वायर इज 28। ये सब जो दिया हुआ है, मिला हुआ है, वही मैं लिख रही हूँ। म्यू y इज -44। अभी दो इक्वेशन कौन से है, समेशन ऑफ y इज na प्लस b समेशन ऑफ u, और ये दूसरा इक्वेशन हमको सिर्फ सब्सटीट्यूट करना है। तो समेशन ऑफ y इज व्हाट, 30 इज इक्वल टू, सो देयरफॉर 30 इज इक्वल टू, n की जगह पे है 7, a की जगह पे मेरे पास क्या है, नहीं है, b की जगह पे कुछ भी नहीं है, म्यू इज 0, सो 30 इज इक्वल टू 7a, सो देयरफॉर a इज इक्वल टू, देखो 30 अपॉन 7 मिला।
और उसी तरीके से आपको बी फाइंड करना है। म्यू वाई का आंसर तुम्हारे पास क्या है 44 इज इक्वल टू ए नहीं पता है समेशन ऑफ म्यू 0 प्लस समेशन ऑफ म्यू स्क्वायर कितना है तुम्हारे पास 28। सो 44 माइनस 44 म्यू स्क्वायर बी आएगा 28b इज इक्वल टू माइनस 44 इज इक्वल टू 28b b इज इक्वल टू माइनस 44 अपॉन 28। दिस इज हाउ यू आर सपोज टू सॉल्व। यहाँ पे ये तुम्हारा आंसर है। येस इट इज अ बिट ऑफ टाइम कंज्यूमिंग, ये है थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग, तो तुमको पता चल जाएगा, बट यू हैव टू प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस एंड यू हैव टू प्रैक्टिस अ लॉट। वंस आपको ये मिलता है, अभी आप लिखोगे इक्वेशन ऑफ द ट्रेंड लाइन इज वाई टी इज इक्वल टू ए प्लस बी यू। आपको यहाँ पे सब्सटीट्यूट करना है, तो वाई टी इज इक्वल टू ए की जगह पे तुमको क्या आया है 4.2857 प्लस बी की जगह पे माइनस 1.5714 और यू जैसा है वैसा। इसको सॉल्व करो। अगर तुमको बोला है कि भाई तुम ना 2005 का आंसर निकालो, तो आप u की जगह पे 2000 u की जगह पे यहाँ पे 2005 आप सॉल्व करोगे और जो आंसर आएगा u का वो वहां पे सब्सटीट्यूट करो। अदरवाइज बस इसको सॉल्व करके यहाँ पे ही छोड़ देना है तुमको। दिस इज द आंसर। ये आगे का स्टेप यू आर नॉट सपोज टू डू, डोंट, यू आर नॉट सपोज टू डू। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। सेकेंड, मिनिमाइज सब्जेक्ट टू। यहाँ पे हमको करना है मिनिमाइज सब्जेक्ट टू। यहाँ पे इक्वेशन दिया हुआ है, इंटरसेप्ट दिया हुआ है, कंस्ट्रेंट टाइप दिया हुआ है, नॉन ओरिजिन साइड दिया हुआ है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम वैल्यू ऑफ z ढूंढेंगे, जो भी मेरा हाईएस्ट वैल्यू है वो ढूंढेंगे। उसके बाद द एलपीपी हैज इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशंस। मेनी सॉल्यूशंस क्यों मैंने यहाँ पे बोला है, इट इज फ्रॉम द अबव टेबुलेशन। यहाँ पे आप देखोगे टैबुलर फॉर्म में जब भी मैंने सॉल्व किया, पहली चीज तो यहाँ पे मैंने सब कंस्ट्रेंट लिखा है, फीजिबल रीजन लिखा है, ग्रेटर देन ग्रेटर देन ग्रेटर देन इक्वल टू, नॉन ओरिजिन नॉन ओरिजिन नॉन ओरिजिन साइड ही आएगा। अभी टू ड्रॉ द फीजिबल रीजन कंस्ट्रक्ट द टेबल एज फॉलोज। अगर मैं इसको सॉल्व करने जाती हूँ, x प्लस 2y ग्रेटर देन और इक्वल टू 3, x प्लस 4y ग्रेटर देन और इक्वल टू 4, अगर मैं इसको सॉल्व करती हूँ x प्लस 2y ग्रेटर देन और इक्वल टू 3, x प्लस 2y ग्रेटर देन और इक्वल टू 3, ये मेरा इन इक्वेशन है। इक्वेशन की बात करूं अगर मैं, सो इट इज x प्लस 2y इज इक्वल टू 3। x 0 है तो 2y इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 3 अपॉन 2। अगर y 0 है सो इट इज x इज इक्वल टू 3। a कोऑर्डिनेट इज 0, 1.5, b कोऑर्डिनेट इज 3, 0। अगेन सेकेंड में मेरा इन इक्वेशन क्या आ रहा है, x प्लस 4y ग्रेटर देन इक्वल टू 4, x प्लस 4y ग्रेटर देन इक्वल टू 4। व्हाट इज माय इक्वेशन, x प्लस 4y इज इक्वल टू 4। व्हेन x इज इक्वल टू 0, 4y इज इक्वल टू 4, y इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 0, so x is equal to 4. So my c coordinate is 0, 1, my d coordinate is 4, 0. उसके बाद again my in equation is 3x plus y greater than equal to 3. So it is 3x plus y greater than equal to 3. What is my equation? 3x plus y is equal to 3. So when x is equal to 0, y is equal to 3. So my e coordinate becomes 0, 3. When y is equal to 0, so 3x is equal to 3, x is equal to 1. My f coordinate becomes 1, 0. a b c d e f मेरे को सब मिल गया है। यहाँ पे आप देखोगे तो उनको भी वही चीजें मिली है 1, 3, ये देखो ये सारे इंटरसेप्ट मिले हैं उनको। समझ रहे तुमको? ये हो जाने के बाद अभी उन्होंने हमको क्या बोला है, वंस दिस इज डन, अगर हम इसको सॉल्व करने बैठते हैं ऑन अ ग्राफ,
मेरा ए कोऑर्डिनेट यहाँ पे है 0,1.5. दिस इज माई ए कोऑर्डिनेट विच इज 0,1.5. What is my b coordinate? My b coordinate is 3,0. आपको यहाँ पे लाइन बनाने हैं. मैं पहले सबका लाइन बना रही हूँ. जब भी आप लाइन बनाओगे you have to write the equation that is x plus 2y is equal to 3. लेफ्ट साइड पे आप 0 डाल दोगे. 0 डालोगे ग्रेटर देन और इक्वल टू 3. क्यों ये करना है? ताकि आपको पता चले कि मेरा फीजिबल रीजन कौन सा है. लेफ्ट पे हमेशा 0 ही डालना है. 0 greater than or equal to 3. Ask yourself, is this correct? 0 greater than or equal to 3. 0 greater than or equal to 3. Is this correct? No. Therefore मेरा आंसर क्या आएगा? It will be over here. उसके बाद नेक्स्ट वाला मेरा जो कोऑर्डिनेट है 0, 1 and 4, 0. It is 0, 1 and it is 4, 0. यहाँ पे आप करोगे, इधर आएगा x plus 4y is equal to 4. So this becomes x plus 4y is equal to 4. Again आप पूरा लेफ्ट पे 0 डाल दोगे greater than or equal to 4. Ask yourself, is this correct? No, it's not. So therefore आप क्या करोगे? यहाँ पे भी बाहर लाइंस पास करोगे. और ये हो जाने के बाद मेरा नेक्स्ट कोऑर्डिनेट इज 0, 3 and 1, 0. 0, 3 that is C, 1, 0 that is D. ये हो जाने के बाद आप यहाँ पे लाइन पास करोगे. यहाँ पे आपको इक्वेशन लिखना है 3x plus y is equal to 3. ये हो जाने के बाद अगेन लेफ्ट पे 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 3. इज दिस करेक्ट? नो, इट्स नॉट. सो देयरफॉर में ये भी लाइन जाएगा मेरा बाहर की ओर. बाहर की ओर जाता है तो आपको दिखता रहेगा सारे लाइंस कहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं बच्चे लोग. देखो यहाँ पे सारे लाइंस बाहर जा रहे हैं. सारे लाइंस बाहर जा रहे हैं. This is a bounded feasible area or an unbounded feasible area. This is an unbounded feasible area. शेड करना है. हाँ, थोड़ा सा आप शेड कर लो. जितना मैं येलो येलो दिखा रही हूँ उतना शेड कर लो. अभी ये जो मैंने तुमको ड्रॉ करके दिखाया वो उन्होंने वही बोला है. देखो वही यहाँ पे हमको बोला हुआ है. अभी उन्होंने हमको पॉइंट्स दिया हुआ है. अभी पॉइंट्स कैसे मिलेगा आपको? ये जो शेडिंग पार्ट है ना उसका पॉइंट कहाँ पे है आप अगर देखोगे तो हम लिखेंगे C. यहाँ पे जो पॉइंट है आपको वो पॉइंट बनाना पड़ेगा. तो हम सपोजिंगली इसको डाल देते हैं x नहीं, हम इसको डाल देते हैं m. ये वाला पॉइंट बनाना पड़ेगा विच इज n एंड ये वाला पॉइंट है D. becomes our feasible region. CMND becomes our feasible region. अभी ये M मैम कहाँ पे आएगा, N कहाँ पे आएगा? अगर आप देखोगे ना तो यू कैन टेक इट अंदाज से कि इधर किधर आएगा. नाउ सी ओवर हियर उन्होंने यहाँ पे क्या किया है, C is 4,0. ओके, सो आई विल बी राइटिंग C का वैल्यू जो मुझे पता है पहले वो तो लिख दो. 0,3 M N D 4,0. अगर आप यहाँ पे देखोगे उन्होंने लिखा है 2,1,2. अभी यहाँ पे n का वैल्यू देखो, इट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 2. सो देयरफॉर उन्होंने लिख दिया है 2 और इट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0.5. m का वैल्यू अगर आप देखोगे, m का वैल्यू उन्होंने हमको दिया है 3/5, 6/5. What is 3/5? It is 0.6. What is 6/5? It is 1.2. अभी तुमको ये एग्जैक्ट वैल्यूज समझ आ रहा है तो ठीक है, नहीं समझ आ रहा है तो तुम क्या कर सकते हो, आपके पास ये जो दो लाइंस है ना m जिसके थ्रू ये दो लाइंस बने हुए हैं,
m जिसके थ्रू ये दो लाइंस बने हुए हैं, दैट इज व्हाट 3x plus y is equal to 3 and x plus 2y is equal to 3। अब ये दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर सकते हो। सॉल्व करने के बाद जो तुम्हारे x और y की वैल्यू आती है वो आपको यहाँ पे सब्सटीट्यूट करना है। दिस इज द वन वे यू कैन डू इट, ठीक है। दिस इज, इसमें जो वैल्यू मिलेगा वो आपको एग्जैक्ट मिलेगा। अगेन यहाँ पे अगर मैं m की बात करूँ तो m का जो वैल्यू है वो कहाँ से मिल रहा है मुझे, तो ये देखो ये वाला जो लाइन है उसका इक्वेशन लेना है एंड ये वाला जो लाइन है उसका इक्वेशन लेना है, ये दोनों को आपको लिखना है। जो आंसर आएगा वो आपको साइमल्टेनियस इक्वेशन से जो आंसर आएगा वो आपका x और y का वैल्यू हो जाएगा, which is what they have written over here 3/5 and 6/5। इसको आपको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद हमको मिनिमम चाहिए था, तो जो आंसर मेरा मिनिमम आ रहा है एट पॉइंट्स Q एंड F, यहाँ पे उन्होंने Q और F लिया है, जो मिनिमम आ रहा है वो मेरा आंसर हो जाएगा। सो देयरफॉर आई एम राइटिंग द LPP हैज इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशंस। आई होप सबको ये समझ आया है, ठीक है। चल अभी हम आगे बढ़ते हैं। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, फॉर अ बाइवेरिएट डेटा x बार दिया हुआ है विच इज 10, y बार दिया हुआ है, वेरिएंस दिया हुआ है, स्टैंडर्ड डिविएशन दिया हुआ है r इज इक्वल टू 0.6। एस्टिमेट y व्हेन x इज गिवन। लाइन ऑफ रिग्रेशन ऑफ y ऑन x इज y माइनस y बार by x माइनस x बार। यहाँ पे उसके बाद उन्होंने हमको दिया हुआ है by(x) की जगह पे, मैंने यहाँ पे by(x) लिखा, by(x) की जगह पे उन्होंने फॉर्मूला डाला है, देखो r इंटू स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ y अपॉन स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ x। इसको हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पे y माइनस 12, r की जगह पे 0.6 आया, स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ y 4 आया, स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ x, हमको वेरिएंस ऑफ x दिया है 9, तो स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ x क्या होगा 3, यहाँ पे लिखा 3। अभी उन्होंने बोला है व्हेन x इज इक्वल टू 5, तो जब भी x की वैल्यू 5 है, तो यहाँ पे मैंने क्या किया है 4/3, इसको मैं कट कर सकती हूँ, 3 1 3 इंटू 0.2। सो 4 इंटू 0.2 मुझे क्या मिलेगा, आई विल बी गेटिंग 0.8। यहाँ पे 5 माइनस 10, इसको हम आगे सॉल्व करेंगे। सो आई विल बी गेटिंग y माइनस 12 इज इक्वल टू 0.8 मल्टीप्लाइड बाय माइनस 5। समझ रहे? तो y माइनस 12 इज इक्वल टू 0.8 इंटू माइनस 5 को अगर हम करते हैं तो मेरा आंसर क्या होने वाला है, इट इज -4। सो y इज इक्वल टू -4 प्लस 12, y is equal to 8 and the sum is done, ठीक है। Last question for the day, x belongs to x follows Poisson which is with m, x is equal to 1, x is equal to 2, find the mean and p of x is equal to 2। हमको इसकी वैल्यू दे दी है which is e raised to -2। आगे बोला है since p of x is equal to 1 is equal to p of x is equal to 2, ये ऑलरेडी दिया हुआ है। क्या लिखेंगे, e रेज टू माइनस m मल्टीप्लाइड बाय m रेज टू 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल, यहाँ पे आएगा 2 फैक्टोरियल। डायरेक्टली उन्होंने m का वैल्यू बोला है कि भाई तुम m का वैल्यू ढूंढ लो। क्या आएगा अगर इसको हम आगे सॉल्व करते हैं, तो e रेज टू माइनस m इंटू m इज इक्वल टू e रेज टू माइनस m इंटू m स्क्वायर अपॉन 2। ये कट हो जाएगा, ये कट हो जाएगा, एक m गया, एक m गया, सो m इज इक्वल टू 2। अभी बोला है यहाँ पे p of x इज इक्वल टू 2, e रेज टू माइनस m इज मल्टीप्लाइड बाय m रेज टू 2 अपॉन 2 फैक्टोरियल। इसका आंसर ढूंढना है। सो e रेज टू -2 का आंसर इट इज 0.1353 इंटू 2 2 4 अपॉन 2, तो 2 1 2 2 0.1353 मल्टीप्लाइड बाय 2। इसको मल्टीप्लाई करो तो 6, 2 5 10, 3 2 6 7, 2 1 2 0.2706। दिस इज योर आंसर। मैं यहाँ पे वर्किंग दिखा रही हूँ क्योंकि मुझे इधर उधर नहीं जाना, तुमको दिखाना है। पर ऑफकोर्स तुमको एग्जाम में ऐसे नहीं करना है, एग्जाम में पूरा लिखना है, बॉक्सेस भरना है तुमको। समझ गया? तुमको वर्किंग आप पीछे दिखाओगे इन द वर्किंग। सो यस, दैट्स इट फॉर द डे।
एंड आई रियली होप हमने पेपर्स जो सॉल्व किए हैं वो तुमको समझ आया रहेगा. कोई भी डाउट डिफिकल्टी प्रॉब्लम रहेगा तो डेफिनेटली लेट मी नो एंड लेट अस नो इन फैक्ट. एंड ऑल्सो जो फॉर्मूला का शीट है वो जल्द से जल्द, जैसे मैंने आपको बोला हुआ है, फॉर्मूला का शीट बहुत जल्द अपलोड किया जाएगा. सो डोंट वरी अबाउट इट. सो बाय, गुड नाइट, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे.